नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इसमें जो है अभ्यास सेट 3 है। यानी इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें हम लोग 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। व्याकरण के 40 प्रश्न और 40 प्रश्न जो है साहित्य के रहेंगे। ये सेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्नों को भी समाहित किया गया है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 3 है। 2 अभ्यास सेट आपको करवा दिया गया है, ये तीसरा अभ्यास सेट है। तो ये इसमें आप लोग आंसर कीजिएगा कितना आपका सही होता है। अगर आप बीपीएससी 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट पा सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और उसका नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट पा सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं हिंदी का और उसका नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जुड़ करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा है। पंडित सर संत बखनाई बंखताई देहि बुध बसंत ना जानई, यह पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। आदिकालीन पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो प्रश्नों में देखने को मिलता है। तो इसके जो रचनाकार हैं कौन है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है वो सरहप्पा का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आप लोग को जो है प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न आपको सिंपल रखते हैं लेकिन विकल्प में उलझ जाते हैं, कोई प्रश्न कठिन रखते हैं फिर भी विकल्प में उलझते हैं। तो इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। आप सोच समझकर जवाब दीजिए और अंत में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, गोरखबानी का संपादन किसने किया है? तो गोरखबानी का जो संपादन किया है वो पीतम्बर दत्त भरद्वाज ने किया है। इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। अब देखिए भरद्वाज जो है प्रथम बार पीएचडी करने वाले जो है व्यक्ति हैं, जो किनके अंडर में किया था? तो श्याम सुंदर दास के अंडर में किया था। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारी है। रामचंद्र शुक्ल का तो आप जानते हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं। तो इसका आंसर विकल्प ग हो जाएगा। गोरखबानी के जो संपादन किया था पीतम्बर दत्त भरद्वाज ने किया था, इसको याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन नीतिकार कवि हैं? आपको बताना है इनमें से कौन जो है नीतिकार कवि हैं। तो देखिए रहीमदास भी नीतिकार कवि हैं, दीनदयाल गिरी भी हैं, गिरधर कवि राय हैं। यानी तीनों के तीनों जो है नीतिकार कवि हैं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? आपको बताना है इनमें से किसका जो संबंध है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता से नहीं था। तो देखिए सदर मिश्र का भी संबंध था, रघुराज का भी संबंध था, दोनों का जो है संबंध था, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह का संबंध नहीं था और नहीं पूछ रहा है। तो विकल्प ख हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह।
तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है त्रैमासिक पत्रिका थी? तो कौन जो पत्रिका है त्रैमासिक थी आपको बताना है। तो देखिए नागरिक प्रचारणी, बरबोधनी, सरस्वती पत्रिका। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका, नागरिक प्रचारणी सभा वहाँ से निकलती थी। बारबोधनी के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो बारबोधनी और सरस्वती जो है मासिक पत्रिका है, लेकिन नागरिक प्रचारणी जो है त्रैमासिक पत्रिका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कार्य प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्मित हो सकता, बल्कि उसकी मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह विचार किसका है? यह जो विचार है वो किसका है आपको बताना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु के नाटकों और नाट्यशैलियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसकी जो है नाट्य शैली और नाटक उसके साथ सुमेलित करना है। तो देखिए भारत दुर्दशा जो है नाट्य रासक है। नीलदेवी जो है गीतिरूपक है। उसके बाद जो है भान है विस्मय विस्मसुद्धकम, वैदिक हिंसा हिंसनावती प्रहसन है। तो इस प्रकार जो है मैदान होगा। देखिए कौन सा सही है, तो ग सही हो जाएगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। सारी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव के संग्रहकर्ता हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है आपको बताना है। तो कविता कौमुदी जो रचना है वो रामनरेश त्रिपाठी का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है आपको बताने हैं। हिंदी में यानी हिंदी भाषा में जो है सर्वप्रथम किसने लिखा है? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। शिव सिंह सरोज की रचना किया था। तो ये विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है आपको बतानी है। तो ये जो कृति है वो महेश दत्त शुक्ल का है। विकल्प ख सही हो जाएगा, जिसका जो है प्रकाशन 1873 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन जो है असंगत है? इनमें से कौन असंगत है आपको बतानी है। तो देखिए परमात्मा प्रकाश के रचनाकार जोगिंदर या जोइंदु बिल्कुल सही है। कुरय मारा कथा के उद्योतन सूर्य है, ये भी सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा का, ये भी सही है। तो इसका असंगत पूछ रहा है, तो यहाँ असंगत कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प अ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत समय निकाल कर चीज़ें को संग्रहित करते हैं। तो आप जब हमें शेयर करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है आपको बताना है। तो खड़ी बोली का जहाँ भी बात जाएगा अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सिद्धों से संबंधित रामचंद्र सूक्त के कौन से कथन सही हैं? सिद्धों से संबंधित रामचंद्र सूक्त के कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। तो देखिए सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, ये भी सही है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी सही है। और इसमें सही पूछा है तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो इसका जो संपादन है हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए आपको कोई प्रश्न कुछ प्रश्न आपको नए दिख रहे होंगे और कुछ जो है जाने पहचाने प्रश्न दिख रहे होंगे। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से
देखते हुए सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में जो है जानते हुए गलत बना के चलाते हैं प्रश्नों को, तो उसको अच्छे से देख के बनाइए। अगला प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मार तीमार, हरि न बनायो सुर सरी, कीजो इंदव भार। इस दोहे के रचनाकार कौन है? ये जो दोहा है उसके रचनाकार कौन है? तो ये देखिए रहीमदास की दोहा है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे देव आदि शब्द का जो आया है तो रहीम नहीं होंगे, लेकिन रहीम का है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? यानी इस सब का जो है जीवंत वर्णन और यथार्थ वर्णन किस में हुआ है आपको बताने हैं। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो कीर्तिरता में किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगम बेय पुराने पंडित मान बहंती, पक सिर फर अरिया, जिमी बाहेरित भरमयंती। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो कन्हप्पा का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कै बीर हिंद कुमीच दय, कै आपा दिखराई, आठ पहर का दंझ ना, मोपै सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? कौन सी स्थिति का वर्णन हुआ है आपको बताने हैं। तो इसमें जो वर्णन हुआ है विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार जो है कबीर दास हो जाएंगे, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदू मग पर पाव न रखियो, का बहुते जो हिंदी भख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं किस बोली में लिखी गई है? तो ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और ये जो पंक्तियाँ हैं वो नूर मोहम्मद का है, नूर मोहम्मद का है। और अनुराग बासरी का ये पंक्तियाँ हैं, उनकी रचना है नूर मोहम्मद का अनुराग बासरी, उसी की ये पंक्ति है, वहीं से ये पंक्ति ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? कृष्ण गीतावली जो रचना है उसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलियुग का वर्णन किया है? कलियुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया है? तो उत्तर कांड में किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और अंतिम कांड उत्तर कांड है, शुरू कांड जो है 12 कांड है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज गिरधर गोपाल दूसरा नाम कुइया, दध मत धृत काढ़ रैया, डाल दया छुइया। प्रस्तुत पंक्तियाँ में जो छुइया शब्द का प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है। तो छुइया शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ जो है मट्ठा होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जो पंक्ति है ये मीराबाई की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है आपको बतानी है। तो ये जो लिखी गई है वो रोरा छंद में लिखा गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो नंददास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है आपको बताने हैं। तो साहित्य लहरी का जो विषय वस्तु है वो नायिका भेद है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल मंजरी की रचना किसने की है? फूल मंजरी की रचना किसने की है? तो फूल मंजरी की जो रचना की है वो
मतीराम ने की है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है बिहारी के संबंध में, वो किस आलोचक का कथन है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसंई की रचना की है? निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसंई की रचना की है? तो देखिए मथुराम ने भी किया है, राम सहाय ने भी, अमीर सहाय ने, तीनों ने किया है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद ऋतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? किस संप्रदाय के जो है वैष्णव हो गए थे ये? तो ये जो वैष्णव हो गए थे निम्बार्क संप्रदाय के, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋतिकार की ऋतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऋतिकार के ऋतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो बिहारी जी हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। केशव और देव जो हैं ऋतिबद्ध धारा के हैं, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है और आपको जो है तैयारी कैसा है यहाँ से आपको पता चल सकता है, क्योंकि आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए ये सेट को बनाया गया है। बाज़ार में मिलने वाले ये जो सेट है वैसा नहीं है, आपको स्तर में रखते हुए हम बनाते हैं, 1-2 दिन में तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 30वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना किसने की है? तो पद्माकर भट्ट ने किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी जनत जतन जुगति जो कौन पैनपति है? उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? ये जो काव्यांश है उसमें कवि क्या कहना चाहता है आपको बताने हैं। तो इसमें कवि कहना चाह रहा है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति क्या है? निकृष्ट है। यानी हमारी जो उक्ति है वो निकृष्ट है, नायिका इतना सुंदर है, इतना सौंदर्य है उसमें, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से प्रश्न TR1 में देखे गए थे और TR2 में जो है साहित्य के कम प्रश्न देखे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि साहित्य से नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार साहित्य से ज़्यादा प्रश्न दे दे। तो हम जो है साहित्य और व्याकरण दोनों को जो है आधार यानी 40-40 प्रश्न दोनों को समाहित किए हैं, ताकि दोनों चीज़ों को पटरी पर हम लोग रख सकें। ऋतिकार के आचार्य कवि कौन नहीं है? ऋतिकार के कौन जो है आचार्य कवि नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो केशव दास भी हैं, चिंतामणि भी है, भिखारी दास भी, तीनों हैं और नहीं पूछा है। यहाँ देखिए नहीं पूछा है, तो यहाँ भिखारी दास भी आता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं भिखारी दास को मान लिया जाता है, तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं भी होना चाहिए, लेकिन भिखारी दास को हम लोग मान कर चलेंगे, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि ने रक्षण ग्रंथ लिखा है? इनमें से किस कवि ने रक्षण ग्रंथ लिखा है? तो देखिए रक्षण ग्रंथ जो लिखने वाले हैं वो देव भी हैं, भूषण भी है, पद्माकर भी हैं, तीनों के तीनों हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रताप शाही की रचना है, इनमें से कौन जो है प्रताप शाही की रचना है? तो काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, तीनों हैं, विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न है, इनमें से कौन जो है नीतिकार कवि हैं? तो रहीमदास, दीनदयाल गिरी, गिरधर कवि, तीनों हैं, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल गिरी की रचना है, इनमें से कौन जो है दीनदयाल गिरी की रचना है आपको बताना है। तो वैराग्य दिनेश, अनुराग बाग, विश्वनाथन नवरत्न, यानी तीनों रचना जो है दीनदयाल गिरी का है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ प्रश्न आपको अजूबे रख सकते हैं, क्योंकि
कुछ कुछ प्रश्न को मैंने उठाया है जो आपको अनजाने के तौर पे दिया है ताकि आपको वैसा आदत बन सके। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। रामचंद्र शुक्ल के यह कथन किस कवि के लिए है? रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संबंध में कहा है? तो ये जो कथन है वो सेनापति के संबंध में कहा है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर पीतम्बर दत्त भरद्वाज के अनुसार रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका उनके अनुसार क्या है आपको बतानी है। तो उनके अनुसार जो है रामचंद्रिका का है फुटकर कविताओं का रचना है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। केशव दास के रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है? केशव दास के रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो है रामचंद्रिका के बारे में है छंदों का अजायब घर, और अगर रासो काव्य में पूछा जाए कि छंदों का अजायब घर कौन है तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी बिराप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिराप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी बिराप जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो साहित्य के 40 प्रश्न देखे। अब जो है हम लोग व्याकरण और भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 41वां प्रश्न है, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपको बतानी है इनमें से कौन सी जो बोली है मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो मध्य पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत गढ़वाली आती है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनौजी किस उपभाषा की बोली है? कनौजी जो है किस उपभाषा की बोली है? तो कनौजी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आता है। पूर्वी हिंदी में बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आता है। और बाकी जो है खड़ी बोली, ब्रज जो है, कनौजी है, बुंदेली है, ये सब जो है आता है पश्चिमी हिंदी में। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या है? तो इसका जो सटीक मुहावरा हो जाएगा तीर का तार करना। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में की है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोली आती है? तो इसके अंतर्गत जो है 4 बोली आती है। विकल्प ग सही हो जाएगा। मेवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली को जिकर डायरेक्ट यानी कृत्रिम बोली, आर्टिफिशियल होगा, यहाँ पे थोड़ा जी की जगह एफ टाइप होगा। आर्टिफिशियल डायरेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा है? ये जो बोली है वो किसने कहा है आपको बताना है। तो ये जो कहा है वो जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है आपको बतानी है। तो इसके अंतर्गत जो है पूर्वी पहाड़ी नहीं आती, बाकी मध्य और पश्चिमी आती है। तो विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, दखनी को और किस नाम से भी पुकारा जाता है? दखनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसका जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ हो गया है। इसका जो है PDF में सुधार दिया जाएगा
देखने के लिए जो है विकल्प नहीं बनाए गए हैं, तो ये टाइपिंग त्रुटि हुई, इसको हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, यहाँ बताना है इनमें से कौन सा जो है शुद्ध शब्द है। तो देखिए इसका जो शुद्ध शब्द है वो अंत्याक्षरी इस प्रकार से हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद है, नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो नव परस उढ़ा इस प्रकार से होगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रिजु का पर्यायवाची शब्द है, रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रिजु का जो पर्यायवाची शब्द है वो सरल हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। रिजु मतलब होता है सरल या हल्का। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या आएगा, तो उसके लिए आएगा प्रागैतिहासिक, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो ये जो पर्यायवाची है वो इनाम का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ प्रश्न आपको बहुत सस्ते लग रहे होंगे, यानी हल्के लग रहे होंगे, लेकिन विकल्प के कारण आप लोग फंस जा रहे हैं, तो इसका जो है आंसर कीजिए। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखिए तरी का तरने, ऊपर का रस्म और अनिल का तुषार नहीं होगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है बीपीएससी में पूछा गया है 2 में, वहीं से मैंने इसे उठाया है। 55वां प्रश्न है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताने हैं। तो देखिए शुद्ध जो वाक्य है वो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी सही है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मेरा वाह छूट गया है, ये भी सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, एक क्या है, तो एक जो है सर्वनाम है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी सुंदर शब्द का किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है आपको बताने हैं। तो देखिए सुंदर, यह लड़का बहुत सुंदर है, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सा है आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ भी जो है विकल्प में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, तो इसको भी हम लोग नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि विकल्प नहीं बनाया गया है, जो कि विकल्प बनाना चाहिए था। टाइपिंग में त्रुटि हुई है, तो PDF में इसे सुधार दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो बुद्धि भी नहीं है, सफाई भी नहीं, ममता भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष कौन सा है सर्वनाम आपको बताइए। तो उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है वो मैं हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। तुम जो है मध्यम है और वह जो है अन्य पुरुष है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया स्वरूप है, कौन सा क्रिया का स्वरूप है, तो इच्छा बोधक है, अपना इच्छा दर्शाता रहा है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं, रूपांतर के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं आपको बताने हैं। तो रूपांतर के अनुसार जो शब्द के भेद होते हैं वो आपको बताने हैं कितने हैं, तो 2 भेद होते हैं।
विकल्प क सही हो जाएगा। विकारी और अविकारी, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो भेद की दृष्टि से ये 8 प्रकार के होते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुतियों में दार बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जुतियों में दार बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अकिंचन कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त उन्नत मना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन से जो है शुद्ध वाक्य है? तो देखिए केरल हिंदी भाषी प्रांत है, ये शुद्ध है। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए रहता तो सही हो जाता, ये गलत हो जाएगा। मुझे बड़ी भूख नहीं बहुत भूख लगी है, बहुत रहता तो ये सही हो जाता, इसलिए ये जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने खा लिया होगा वाक्य है। कैसा वाक्य है? उसने खा लिया होगा कैसा वाक्य है? तो ये जो है संदेहवाचक वाक्य है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध शब्द है आपको बताने हैं। तो इसका जो शुद्ध शब्द है अशुद्ध पूछ रहा है। अशुद्ध शब्द कौन है? तो ज्योत्सना शुद्ध है, अनुगृहित ये भी शुद्ध है। अधीन नहीं, अधीन होता है, आ पर आकार नहीं होगा तो ये अशुद्ध है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वजाति शब्द का विलोम है। स्वजाति शब्द का विलोम यानी उल्टा कौन सा है? तो स्वजाति का जो है विजाति हो जाएगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में हाथी का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में कौन जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। तो देखिए दंती, कुंजर, करी तीनों जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द जो है कौन सा है आपको बताने हैं। तो तत्सम जो शब्द है वो कृष्ण हो जाएगा। विकल्प ग सही है। अब जो है अगला जो प्रश्न है इसको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 76 से 80 का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को एक बार पढ़ देते हैं ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसको एक बार देख सकें। तो बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है। शिक्षा के द्वारा हमें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। महात्मा गांधी ने आज से कई वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। उसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए कई प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा जिसका केंद्र शारीरिक, श्रम और उत्पादन कार्य था और जिसका सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। वह शिक्षा के प्रति एक क्रांति थी जो भारत में कई सालों के अंग्रेजी शासन में परंपरागत प्रणाली पर बनी थी। बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। बुनियादी शिक्षा पद्धति में 3 बातें इस प्रकार है।
पहला है शिक्षा में उत्पादक कार्यकलाप अर्थात कोई विषय ऐसा सिखाया जाए जिससे छात्र कुछ कमाई करने योग्य बन सके। दूसरा है पाठचर्या का उत्पादक कार्यकलापों और भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध। तीसरा है स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध। अब जो है इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ें। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका आंसर हम लोग देते हैं। बुनियादी शिक्षा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो बुनियादी शिक्षा को हम लोग और जो है बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए गद्यांश को आप लोग जैसे पढ़े हैं वैसा ही आपको उत्तर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत हुई? तो बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का 80वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक है बुनियादी शिक्षा, इतिहास व महत्व। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को 80 प्रश्न दिया जिसमें 2 प्रश्न का विकल्प नहीं था। तो 78 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी अच्छे लेवल से चल रही है या नहीं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आप जो है अगर BPSC 3.0 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है 249 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। गूगल पे या फ़ोन पे जैसे भी पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट, तो हम इधर से जो है आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट कर दीजिए व्हाट्सएप, तो उसका भी नोट्स हम दे देंगे। और अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोग जुड़ करके PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और जो है एग्ज़ाम में सफलता पाइए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।